गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गद्य खंड से पाठ 5 गलता लोहा इसका शीर्षक है, इसको हम अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं शेखर जोशी। ठीक है, तो हम इस गलता लोहा पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पाठ का मैं आपको थोड़ा सा केंद्रीय भाव बता देती हूँ कि इस पाठ में शेखर जोशी ने क्या बताया है। ठीक है, गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कोई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना भी कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक जिसका नाम मोहन है, किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करना प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एक मोहन नाम का लड़का है जो कि ब्राह्मण जाति का है, और पुराने ज़माने में ब्राह्मण जाति को बहुत उच्च जाति के रूप में माना जाता था, और ब्राह्मण जाति के लोगों को एक अभिमान होता था कि उनकी जाति के लोग कि कोई भी ऐसा छोटा काम नहीं कर सकते हैं, और उनको अपने जातिगत धंधे पर ही जो भी उनका पेशा होता था उसी को वो लोग करते थे, और वो कोई भी ऐसा छोटा काम करने के लिए नहीं होते थे। ये बात उनको अच्छी तरह दिमाग में जम चुकी होती थी कि और कहीं भर किसी के दूसरी जाति के लोगों के घर भी उनका उठना बैठना वर्जित था। लोग उनको अपने घर में उठने बैठने के लिए भी बोलना मतलब उनका अपमान करने के बराबर समझते थे कि हम जैसे छोटी जाति के हैं और एक ब्राह्मण व्यक्ति हमारे घर आया है तो हम उसे बैठने के लिए तक नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर हम उसे अपने घर में बैठने के लिए बोलते हैं तो वह उसका अपमान होगा। और इस प्रकार जो ब्राह्मण जाति थे वह बहुत ही उच्च श्रेणी में आती थी, और उसी जाति का ये मोहन नाम का एक बालक था जो पढ़ने लिखने में होशियार तो था, लेकिन उसकी ऐसी मनोदशा हो गई कि वह उसे छोटा काम करना पड़ा। हम बता रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण जाति के लोग छोटा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा समय आया, उसके सामने ऐसी स्थिति आई कि उसे एक समय छोटा काम करना पड़ा। तब ऐसा लगा कि लोहा गलता जा रहा है, अर्थात एक ठोस जो चीज़ दृढ़ थी वो धीरे धीरे पिघल रही है, अर्थात लोहा गल रहा है, क्योंकि जो कभी छोटा काम नहीं कर सकता था उसे आज छोटा काम करना पड़ रहा है। तो जो उसकी जातिगत अभिमान था वो चूर चूर होकर रह गया था। यही इस पाठ में बताया गया है, और उसके लिए उसे कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा वह इस पाठ के माध्यम से कवि लेखक श्री शेखर जोशी जी ने या इस पाठ में बताया है कि कैसे मोहन के सामने परिस्थिति आती है। पढ़ाई में होशियार होकर भी वह पढ़ लिख ठीक से नहीं पाता है, और उसके पिता तो चाहते थे कि वो बहुत पढ़ लिख के अफसर बने, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हो पाया। और क्यों नहीं हो पाया वह इस पाठ में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस पाठ को आप लोग रीडिंग कीजिएगा, और इसका जो सारांश है डिटेल्स में आप लोग रीडिंग कीजिए, और इसका जो सारांश है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। मोहन के पिता बंशीधर जिनका नाम था, जीवन भर पुरोहित का काम करते रहे।
अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। जिंदगी भर पंडितों का तो काम ही होता है सबके घर जाना, कथा वाचना करना, पूजा अर्चना करना, धर्मानुष्ठान करना, ये तो पंडितों का काम ही होता है। तो वंशीधर जो थे वो भी जीवन भर यही काम करते थे, लेकिन अब वृद्धावस्था में आ गए थे तो उनसे अब बाहर आना जाना और ये सब काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था। उन चंद्रदत्त नाम के उनके यजमान थे, उनके घर उन्हें रुद्र पाठ करने के लिए जाना था, परंतु जाने के लिए तबीयत ठीक नहीं थी। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं था, क्योंकि बहुत छोटा था। मोहन समझ रहा था कि मेरे पिता इस काम को करने जाना चाहते हैं, लेकिन उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इतने दूर पैदल जा सके और रुद्रपाठ कर सके। लेकिन मोहन भी क्या करता, समझ तो सकता था, लेकिन वह बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, उम्र में छोटा था। इस वजह से वह भी इस अपने पिता का साथ देने के लिए सक्षम नहीं था। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला। अब उसने सोचा कि मैं जो काम कर सकता हूँ कम से कम वो काम तो करूँ, तो उसने खेतों का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगाने पहुँचा। अब खेत जा रहा था धान काटने, तो हंसुए की धार जो देखा तो एकदम कम थी, मोटी हो गई थी, तो उसे धार लगाने के लिए धनराम, उनका एक दोस्त था, उसकी लोहे की दुकान थी, तो वह उस दुकान पर धार लगवाने पहुंच गया। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। दोनों ही मित्र बचपन के सहपाठी थे और दोनों ही जब बैठे एक साथ तो अपने बचपन की यादों में, अपने स्कूल की यादों में, अपने और दोस्तों की यादों में, अपने शिक्षकों की बातों में वह खो गए। दोनों एक दूसरे से पुरानी बातें करने लगे। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजरे थे। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई में, गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। अब दोनों ही हंस हंस कर बातें करने लगे और जो मोहन था वो अपने मास्टर जी का बड़ा ही चहेता शिष्य था और उसे वे कमज़ोर बच्चों को दंड देने के लिए अधिकार देते थे। और धनराम भी उसका एक दोस्त था, लेकिन धनराम ने भी गलती करने पर मोहन के हाथ से कभी कभी डंडे खाए थे, लेकिन फिर भी मोहन उसको अपना प्रतिद्वंदी या अपना विरोधी या अपना दुश्मन नहीं समझता था। धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। अब धनराम जो था वो खाली तीसरी तक ही पढ़ा था, क्योंकि मजदूर परिवार से था, इसीलिए गांव में खेती में काम करना उसका काम था। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पढ़ा कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती थी। मास्टर जी का नियम था कि सज़ा पाने वाले को अपने हथियार जुटाना होता है। तो जो उनके मास्टर जी थे वह होमवर्क नहीं करने वाले बच्चों को सज़ा देने के लिए जो डंडे से पिटाई करते थे, उस डंडे का चुनाव करने का, उसको लाने का अधिकार उसी बच्चे को देते थे जो सज़ा पाने वाला है। अर्थात एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसी का सिर, अर्थात जिसको मार खाना है वही लाठी लेके आएगा। मास्टर जी का नियम था कि धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पढ़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग किया। क्या किया? व्यंग उसको, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। जब मास्टर जी ने उनको ये बात कही तो धनराम को एकदम तीर की तरह वह चुभ गई। इतना कहकर उन्होंने थैले में से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। दरातियाँ मतलब कुछ चाकू छुरी जो थी वो निकालकर धनराम को दी। ले बेटा, बोला, तू तो 13 का पढ़ा याद कर नहीं सकता, तू लोहे, तेरे दिमाग में लोहा भरा है, तो तू एक काम कर, इसमें धार लगाने का ही काम कर। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंच चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे।
धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। गंगाराम जो थे वो धनराम के पिता थे, वो भी मास्टर जी थे, लेकिन जो त्रिलोक सिंह थे वो उनके दूसरे मास्टर जी थे। तो अब जब गंगाराम चल बसे तो धनराम को ही अपना घर बार, अपनी परिवार को संभालना पड़ा, अपनी विरासत को संभालना पड़ा। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई, इससे इसके पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। छात्रवृत्ति जब मोहन ने पाया तो उसके पिता सोचने लगे कि इन्हीं पैसों से क्यों ना मैं इसे बड़ा आदमी बनाऊं। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वे पैतृक धंधा जो उनका था पुरोहिती का काम, उससे वो निराश हो चुके थे, वो काम चल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको दूसरा काम सिखाऊं और बड़ा आदमी बनाऊं। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए थे पुरोहिती के काम से, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। 4 मील दूर मोहन पढ़ने जाता था। शाम को जब घर आता तो पिता उसे कथा कहानी पुराणों की सुनाते थे। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के यहाँ रहता था। अब उसे बड़ा आदमी बनाने के लिए, उसे पढ़ाने लिखाने के लिए उनके पिता ने क्या किया था, उनके ही एक यजमान थे नदी के उस पार, इनका गांव था, नदी के उस पार उनके यजमान का गांव था। तो उन नदी के उस पार वाले घर में, अपने यजमान के घर, उन्होंने इसको पढ़ने लिखने के लिए रखा हुआ था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। किसी तरह वे घर पहुंचे। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल नहीं भेजा। एक दिन क्या हुआ था, मोहन अपने पढ़ाई लिखाई करके अपने घर वापस आ रहा था तो नदी में पानी कम था, नाव में सवार होकर आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक पहाड़ों पर तेज़ बारिश हुई और नदी में पानी ज़्यादा हो गया और बाढ़ आ गई और इससे बहुत मुश्किल से मोहन बच बचा के अपने घर पहुंचा। तो उसके पिता जो थे इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो गए और घबरा गए थे, जिसके कारण उन्होंने उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई ही बंद करा दी। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया। अब उनकी ही बिरादरी का एक युवक था, लखनऊ में रहता था, जिसका नाम रमेश था। वह उनके गांव आया हुआ था। उससे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। वंशीधर ने उस रमेश से कहा कि मेरा बेटे को तुम पढ़ा लिखाने का काम कर दो, अपने घर लखनऊ ले जाओ और वहीं रखकर इसे पढ़ाई लिखाई करवा देना। वो रमेश भी इस काम के लिए तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। अब रमेश ने सोचा, वाह कितनी अच्छी बात है, ये मेरे साथ जाएगा। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंच गया। यहाँ से जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसे गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि रमेश ने उसे स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाया। बोल के ले गया था कि मैं इसे स्कूल में दाखिला दिला दूंगा, अच्छा पढ़ाई कराऊंगा, लेकिन उसे स्कूल में दाखिला नहीं दिलाया, बल्कि उसे घर की जो भी महिलाएं थी उनका सारा काम करवाता था। यहाँ तक कि मोहल्ले की भी जो महिलाएं थी वो भी उसे अपना काम सौंपती थी। और कोई बोलती थी मोहन थोड़ा दही ला दे बाज़ार से, कोई बोलती थी मोहन धोबी के यहाँ से कपड़े ला दे, कोई बोलती थी 1 किलो आलू ला दे, कोई बोलती थी मेरा ये काम कर दे, कोई बोलती थी मेरा वो काम कर दे मोहन। तो मोहन क्या करता था, सबका ही काम करता था। आगे समझ में। और पढ़ना लिखना एक तरफ हो गया था। रमेश बड़ा बाबू था, वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। रमेश जो था वो मोहन को एक नौकर के बराबर उसने रखा हुआ था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिला करा दिया गया। काम के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना सका। अब काम इतना था, स्कूल में जैसे तैसे दाखिला कराया, लेकिन काम इतना लोग उसके ऊपर सौंपते थे कि वो पढ़ लिख ही नहीं पाता था, इसलिए वो अपनी कोई स्कूल में पहचान नहीं बना पाया। अर्थात वो स्कूल में कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता था। गर्मियों की छुट्टियों में भी वह तभी घर जा पाता जब रमेश उसके घर का कोई आदमी गाँव जा रहा होता। रमेश उसको अपने गाँव जाने ही नहीं देता था और
कभी कभार जब वो गर्मियों की छुट्टियों में घर जाने के लिए बोलता तो रमेश ये बोलता कि अगर मैं जाऊंगा गांव तो तुम मेरे साथ जाना, या घर का कोई आदमी घर गांव जाएगा तो जाना, नहीं तो मत जाओ। इस चक्कर में वो जा ही नहीं पाता था। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता था। उसको कहा, रमेश कहता था कि तुम अभी दूसरी क्लास की तैयारी करो, अभी तुमको घर जाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम गर्मी की छुट्टी भर अगली क्लास की तैयारी करो। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। वो अपने घर वालों को, अपने पिता को कभी कोई बात नहीं बताता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। अब जैसे तैसे करके 8वीं तक पढ़ा उसने, लेकिन 8वीं के बाद रमेश का परिवार जो था वो उसे और आगे पढ़ाना नहीं चाहता था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 घंटे के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़ते। अब उसे क्या करना पड़ता कि घर का काम करता, बाहर का काम करता, और साथ साथ वह कारखानों में अपनी रोजगार के लिए चक्कर भी काटते था कि कहीं से कुछ काम मिल जाए तो वह काम करे। लेकिन उसके पिता को उसने कभी नहीं बताया कि मैं यहाँ इस परिस्थिति में हूँ। इधर बंसीधर को बेटे के बड़े अफसर बनने की बड़ी उम्मीद थी। अब इधर बंसीधर क्या सोच रहे थे उसके पिता कि मेरा बेटा लखनऊ गया है, बहुत पढ़ाई लिखाई करेगा, बहुत बड़ा अफसर बनेगा और बड़ा आदमी बनकर घर लौटेगा। वो इस उम्मीद में जी रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा किस परिस्थिति में जी रहा है। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसे गहरा दुख हुआ। जब उनके पिता को असलियत पता चली तो उसे बहुत गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने भी उससे पूछा होगा कि भाई तुम कितना पढ़ लिखे, कौन सा अफसरी करके आए, तो उसने वहाँ पर भी उसे झूठ बोला। धनराम ने उसे यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उसको अब धनराम को भी जब पता चला कि ये कुछ करनी धरनी करके नहीं आया है, तो उसने भी उसे ताना मारा और कहा कि तुम तो बचपन से बड़े बुद्धिमान थे, कहाँ गई तुम्हारी बुद्धिमानी, ऐसा उसने ताना मारा, जिसके कारण मोहन को उसकी बातें सुन के बड़ा दुख लगा। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हसुए के फाल को बेत से निकालकर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता है। वही मैंने शुरू में बताया था कि ब्राह्मण वर्ग के लोगों का छोटी जाति के लोगों के घर उठना बैठना नहीं हो पाता था। हो नहीं पाता था क्या, लोग करते नहीं थे, क्योंकि उसे सबको अपनी अपनी जाति के हिसाब से एक मान सम्मान प्राप्त था, और छोटी जाति के घर के लोगों में ब्राह्मण लोग जाना आना नहीं पसंद करते थे। कामकाज के सिलसिले में वे खड़े खड़े बातचीत निपटा लीजिए। बाय द वे किसी कारण से ब्राह्मण लोग किसी दूसरी जाति के घर जाते भी थे तो सिर्फ खड़े खड़े सामने से बातचीत करके ही वापस आ जाते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। उनको ब्राह्मण लोगों को अपने घर में बैठने के लिए बोलना भी उनका अपमान समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई कि मोहन को धनराम की लोहार की दुकान पर बैठकर उसका काम देख रहा था, क्योंकि वो हसुए में धार लगाने गया था। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था। धनराम क्या कर रहा था, एक छड़ को भट्टी में गलाकर गोलाकार उसको बना रहा था, किंतु वो छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। इस तरह लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा। जब देखा मोहन ने कि धनराम से ये काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो छड़ को गोलाई से ठीक से नहीं बना पा रहा है, तो वो अपनी जगह से उठा। उसने कुशलतापूर्वक लोहे को स्थिर किया। उसने लोहे को अपने हाथ में लिया और उसको स्थिर किया तथा नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोला बना दिया। और उसने क्या किया, जो काम धनराम से नहीं हो पा रहा था, उसने उस लोहे को पूरा गोलाकार आकार में परिवर्तित करके बना दिया। मोहन ने यह काम अपनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसे देखता रह गया। उसके इस कुशलतापूर्वक काम को देख करके धनराम आश्चर्यचकित हो गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात पर हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। धनराम को बड़ी हैरानी हुई कि एक ब्राह्मण का लड़का और आज मेरे लोहे की भट्टी के पास बैठा है और मेरे लोहे की छड़ को बनाने का काम कर रहा है। ये ऐसा आश्चर्य कैसे हो गया? नहीं तो कोई भी ब्राह्मण किसी लोहार के घर में जाके
खड़े खड़े ही बातचीत करता था, बैठना तो बहुत दूर की बात है। आज तो मोहन जो है वो लोहे की छड़ को पीट भी रहा है और उसको गोलाई में ढाल भी रहा है। तो ये बड़े ही आश्चर्य की बात थी, ये एक बहुत बड़ा जातीय परिवर्तन था। मोहन इस सब बातों से बेलाग होकर लोहे की छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। अब मोहन अपने काम में बिजी था, वह गोलाई में बना रहा था उस छड़ को, लेकिन धनराम उसे देख करके ये सारी बातें सोच रहा था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी एवं प्रशंसा पाने का भाव थे। वो इसका मोहन जो था वो अपने इस काम में इतना संलग्न था कि उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि धनराम मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं एक ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ और आज मैं लोहे के काम को कर रहा हूँ, घन पीट रहा हूँ और लोहा पीट पीट कर भट्टी में तपाकर उसको एक आकार देने का काम कर रहा हूँ, जो कि मेरी जाति के विरुद्ध कार्य है। ये मेरा जातिगत पेशा नहीं है। फिर भी वह उस काम को कर रहा था क्योंकि वह कुछ प्रशंसा पाना चाहता था और उसकी एक परिस्थिति थी। आज वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया होता तो शायद उसे आज ये काम नहीं करना पड़ता, लेकिन उसके जातिगत पेशे ने उसे ही गिरा के रख दिया था और उसका जो अभिमान था, जातिगत अभिमान था, वो पूरा टूट के रह गया था। तो इसीलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति पूरा टूट गया, उसको जातिगत अभिमान ही नहीं रहा, तो कहने का मतलब है कि लोहा गल रहा है। जितना कठोर लोहा जो था वो धीरे धीरे अब गल रहा था, अर्थात पिघल रहा था। तो गलता लोहा का सीधा सा आशय यही है कि मोहन को अब जातिगत अभिमान नहीं रह गया था। उसका जातिगत अभिमान जो था वो टूट के रह गया था, अर्थात लोहा गल रहा था। ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।